के बारे में बात करनी थी, जिसमें पहला वर्ड है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के हमने लिए बोला था क्या, दिस इज अ कैटाबोलिक रिएक्शन, मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक्स इनटू सिंपल वन। अब उसके साथ साथ हमें क्या देखना होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर। जब ये ब्रेकडाउन वाटर की मदद से हो तब इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब ये दो वर्ड है, एक तो हाइड्रो है, दूसरा लाइसिस है। हाइड्रो का मतलब ही होता है H2O, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो बस बात खत्म, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, ये सब वर्ड आएंगे इसलिए आपको यहां पे बता दिया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट्स है, किसका, कार्बन, कार्बन का हाइड्रेट्स कहा जाता है। हाइड्रेट्स का मतलब होता है कि कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम वाटर। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखो C6H12O6, आपको ये पता होगा क्या है, किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो C का अगर हम 1 मान ले, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा ही होगा 2NNN, ऐसा ही कुछ होगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH2O की पावर N, यहां N लिख सकते हैं ऐसे। तो ये किसका, कार्बन का हाइड्रेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ भाई सॉरी। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को ये बोला जाता है, these are hydrates of carbon in which ratio among carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 1:2:1 का होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, सभी में नहीं होता, ये ध्यान रखना, सभी में नहीं होता, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको याद हो तो हमने जब न्यूट्रिएंट का एक जो कैटेगरी लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा था क्या, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन। बॉडी में सब, जब तक कार्बोहाइड्रेट है तब तक फैट का ब्रेकडाउन नहीं, जब तक फैट है तब तक प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं। मतलब बॉडी को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, फिर फैट से, फिर लास्ट में क्या यूज करा जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन। और प्रोटीन खत्म होने के बाद तुम्हारी भी कहानी खत्म। चलो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी के बेसिस पर। जैसे एक पहला कैटेगरी है मोनोसैकेराइड, दैट इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड दैट कैन डिफ्यूज इनटू द सेल। सेल के अंदर ये जा सकता है, सेल से बाहर आ सकता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकते हैं। सिंपलेस्ट सुगर आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड and these sugars cannot be further degraded to produce more sugars। इनको हम और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक हो 12 नहीं है, ये 11 होता है, ठीक है, C12O6N। और ये ब्रेक होता है किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो जब भी इसका ये ब्रेकडाउन होता है, इसको हम बोलेंगे डिग्रेडेशन। ये सिंपल मॉलिक्यूल में डिग्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। लेकिन अब ये जो ग्लूकोज बना ना, ये डिग्रेड नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ये ऑक्सीडाइज होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं उनका फर्दर डिग्रेडेशन पॉसिबल है, लेकिन जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनका फर्दर डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होता। ये ऑक्सीडाइज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो आपका सोर्स ऑफ फूड क्या है, क्या खा क्या रहे हो, उससे अलग अलग कार्बोहाइड्रेट। चावल खाया तो स्टार्च मिल रहा है, रोटी खा रहे हो तो स्टार्च मिल रहा है, आलू खा रहे हो तो स्टार्च मिल रहा है, कोई फल खा रहे हो तो फ्रक्टोज मिल रहा है, वो शुगर आप जो जिसे शुगर आप टेबल शुगर कहते हो वो खा रहे हो तो सुक्रोज मिल रहा है, गुड़ खा रहे हो तो उसमें ग्लूकोज मिल रहा है। वो डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल शुगर है वो कौन कौन से नाम है याद रख लो। अब आपका काम यही है, सिंपल शुगर क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है एंड डीऑक्सीराइबोज है। ये दोनों नाम तो आपको पता है पहले से ही।
और ग्लूकोज फ्रक्टोज भी पता है, एक नाम याद कर लो, गैलेक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, ये बने होते हैं एक या और 1 से 10, कितना, 1 से ज्यादा और 10 से कम मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं आपस में और एक पॉलीमर बनाते हैं तब उसको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। यहां पे कुछ एग्जांपल हैं, सुक्रोज एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से बना होता है। ये जो तीनों बातें लिखी है ना, ये बन चुके हैं सवाल और एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, पढ़ लो एनसीईआरटी, हो जाएगा काम तमाम। सुक्रोज किसका किसका मॉलिक्यूल से बना हुआ है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोज ये आपको उससे मिलेगा, चावल जब भी खाते हो तो माल्ट शुगर होता है, मिलेगा क्या? 2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। एंड देन उसके बाद लास्ट वन इज द लैक्टोज, दैट इज अ मिल्क शुगर, एंड इससे मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और इसी के नाम पे आपको बहुत सारे वो पाउडर्ड मिल्क मिलते हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा लैक्टोजन, सुना है? गैलेक्टोजन भी मिलता है बच्चों के लिए, 1 साल से कम, वो 6 महीने से कम एज वाले ना, ये गैलेक्टोज पीते हैं, उनको उनके लिए गैलेक्टोज चाहिए, तो वो गैलेक्टोजन उनका एज के हिसाब से मिलता है पाउडर वाला। एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज अ पॉलीसैकेराइड, एंड पॉलीसैकेराइड जो होगा ये बहुत सारे मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स जब भी जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाए तब उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल याद कर लो क्या क्या है। स्टार्च ये कहाँ स्टोर होता है? प्लांट्स का स्टोर्ड फूड है। एंड ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोर्ड फूड है। सेलुलोज आपको पता है, कहां पढ़ा था? दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। फैट, उसके बाद है फैट वर्ड, फैट एज अ न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट की बात इतनी याद रखनी है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। हम इनटेक करते हैं पॉलीसैकेराइड भी, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड भी और मोनोसैकेराइड भी। फंक्शंस क्या? सबको बर्न होना है, एनर्जी देना है। आप पॉलीसैकेराइड खाओगे तो आपको इसको कन्वर्ट तो इसी फॉर्म में करना पड़ेगा मोनोसैकेराइड में, तभी आपके सेल के बॉडी अंदर जा सकता है। यही तो डाइजेशन है, यही तो क्या है? डाइजेशन है ना। आप ओलिगोसैकेराइड खाओगे तब भी उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना है, मोनोसैकेराइड करना है तो डाइजेशन करने की जरूरत नहीं, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उस साइड तक पहुंचने का वेट करना है। उसके बाद देखो फैट जो है, दीज आर द एनर्जी रिच कंपाउंड। ये कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देता है। एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है उससे कहीं डबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक फैट का मॉलिक्यूल। क्या? फैट का मॉलिक्यूल। लेकिन फैट इज नॉट अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिसको सबसे पहले या जिसको बर्न करके सेलुलर रेस्पिरेशन में बर्न करके एनर्जी सेल के अंदर प्रोड्यूस करी जाए। वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। क्यों नहीं है ये आपको समझना है। फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। किसका? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। लेकिन अगर अब यहां कार्बोहाइड्रेट में देखोगे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है? 1:1 का है, लगभग एक बराबर के बराबर, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहां फैट में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है, कार्बन हमेशा कहीं ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। किसी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कम है उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम भी रहेगी तो वो बर्न हो जाएगा इजीली। सो दैट कार्बोहाइड्रेट इज द चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फॉर द सेल। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है देन फैट इज बर्न बाय द सेल। उस कंडीशन में आपके उस सेल को या बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी? ऑक्सीजन की। आप
इसीलिए कहा जाता है जब बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है तो कहते हैं कि वो एक्सरसाइज करो, भागो। भागोगे तो क्या होगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद फैट बर्न होने का चांस आ जाता है और थोड़ा बहुत बर्न हो जाता है, धीरे धीरे वो बर्न कर। इसलिए एज अ चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं माना गया है। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तब इसको बर्न करा जाएगा। बात समझ आ गई? क्यों है? क्योंकि इसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। हाँ, एनर्जी डबल दे सकता है, फैट का एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी दे सकता है, ये अच्छी बात है। तो इमरजेंसी की कंडीशन में जब आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है तब फैट ही बर्न करा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है लगभग तो फैट ही बर्न करा जाएगा, खूब सारी एनर्जी मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन इसकी जो टेंडेंसी होती है, ध्यान से इस बात को सुन लो, फैट मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है बॉडी में स्टोर होने की। जो इनटेक करते हैं वो टेंडेंसी रखता है, अगर नहीं यूज हो रहा है, एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट आपने खा रहा है, रोज खा रहे हो, तो फैट जो खा रहे हो वो स्टोर होता जाएगा। और स्टोर होने के बाद क्या होता है वो आपको पता है। लास्ट वन इज अ प्रोटीन। मैंने इनके एंड प्रोडक्ट्स बता दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ऐसे अभी हम फैट की बात करें तो इनका भी एंड प्रोडक्ट क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फिर यहां से रिपीटेड है, वो आप देख लेना। प्रोटीन ये भी पॉलीमर है किसका? एमिनो एसिड का। किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड का। मतलब आप जितना भी प्रोटीन इंटेक करोगे फाइनली उसको ब्रेक करना होगा किसमें? अमीनो एसिड में। देन अमीनो एसिड कैन इंटेक्ड बाय सेल। ये आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खत्म। अब शुरू हो गया क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ये शुरू तो हो जाए यार, अपना काम था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करना, तो शुरू तो करके जाए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बीइंग का क्या? ऑर्गन सिस्टम। हम एक ऑर्गन, उसी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम में से एक ऑर्गन सिस्टम का यहाँ पे पूरा डिटेल स्टडी होने वाला है अभी, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद। तो भाई ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए क्या ढेर सारा चाहिए? ऑर्गन चाहिए। और ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज कंप्राइजेस टू मेन कंपोनेंट्स। एक तो पूरा डक्ट है, ट्यूब समझते हो? ट्यूब, साइकिल वाला ट्यूब देखा है? उसको बीच से काट दो और काट के फैला दो, ऐसे ही आपका पूरा बॉडी में एक ट्यूब फैला हुआ है। क्या हुआ है? एक ट्यूब फैला हुआ है। माउथ से उसकी एक ओपनिंग है, एनस पे दूसरी ओपनिंग है। कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है, ये बात याद रखना, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है। हाँ, वो बीच में थोड़ी बड़ी वो उलझी हुई है ना, तो वो अलग है। वो अलग नहीं सोचना है कॉन्टिन्यूअस। उसके डायमीटर्स भी अलग अलग रीजन में अलग अलग है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, कहीं राहुल है, कहीं कुछ और है। समझ रहे हो बात को? तो दो कंपोनेंट कौन कौन से? एक तो ये पूरी ट्यूब जिसका नाम क्या बोलोगे? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलोगे? एलिमेंट्री कैनाल, या फिर आप दूसरा नाम बोलोगे डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या बोलोगे? एंड दूसरा वर्ड बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो मैं आपका एक बार ना डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा हूं रफली, ये रफली है, एक्चुअल मत समझ लेना। ये देखो एक ओपनिंग ये, दूसरी ओपनिंग ये तो हो गई आपकी क्या? एलिमेंट्री कैनाल।
एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल रहा हूं मैं, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसी ट्यूब में ना कुछ ग्लैंड्स आके ओपन होती हैं, उन ग्लैंड्स को बोला जाता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये क्या है? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। और वो कौन कौन सी हैं, नाम सुनना। हाँ, ये दो तो हैं। पहला नाम है सैलिवरी ग्लैंड, पहला क्या? दूसरा लीवर, बोलो। तीसरा पैंक्रियाज, तीसरा क्या? ये एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके अलावा भी ग्लैंड्स हैं जो इसी ट्यूब के वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? ट्यूब के वॉल में ही हैं। उनको एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं कहा जाएगा, हैं? वो ग्लैंड हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, लेकिन वो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। और वो नाम है पहला इंटेस्टाइनल ग्लैंड और दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड। बात समझ नहीं आ रही? धन्यवाद।